वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं जो आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ, इस स्टॉक में एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है और ये स्टॉक काफ़ी डिस्काउंट पर भी मिल रहा है और अच्छा स्टॉक है, ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा सा देखो रिस्की है क्योंकि स्मॉल कैप का है, बट इस स्टॉक में कैसे अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। और सिर्फ शॉर्ट टर्म ही नहीं, अगर आपका लॉन्ग टर्म का है, मिड टर्म का भी है तो भी अपॉर्चुनिटी है। मतलब चाहे शॉर्ट टर्म हो, मिड टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, हर तरीके से यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपको स्टॉक में एंट्री लेनी है, एग्जिट करनी है, तो डिस्क्लेमर के साथ आपको बता देना चाहता हूँ, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पहले सलाह लेनी है, उसके बाद ही डिसीजन लेना है। नहीं कुछ समझ आ रहा है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। कमेंट करके बताना अगर आपके पास ये स्टॉक है जिसका नाम है अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग डे पर बहुत मामूली सी तेज़ी थी, 200 रुपये से भी कम का स्टॉक का प्राइस है। मैं सीधा 6 महीने का चार्ट आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पर देखिएगा। पिछले 6 महीने में 28% की गिरावट है, लेकिन अगर आप हाई से कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट 40% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। अब देखो, कोई अच्छा स्टॉक है जहाँ पर आपको ग्रोथ के चांसेस अच्छे खासे नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर स्टॉक आपको 40% 50% के डिस्काउंट पर मिलता है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है, बट वो होती है एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ट्रेंड मायने रखता है। और यहाँ पर शॉर्ट टर्म में आप ट्रेंड देख सकते हो, क्या नज़र आ रहा है आपको, डाउन है ना, तो अगर आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए फंसोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बट अगर वहीं पर सपोर्ट नज़र आ जाए, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी नज़र आ जाए और हमें लगे टेक्निकल इंडिकेटर भी हमें इंडिकेट करने लगे कि अब स्टॉक में तेज़ी आ सकती है, तो फिर शॉर्ट टर्म में भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट या पैसा लगाया जा सकता है। वो सब अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज जो है हम इस स्टॉक के बारे में, चाहे शॉर्ट टर्म हो, मिड टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, तीनों के बेस पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ देखिएगा, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे इसके टेक्निकल वगैरह के बारे में। तो आप चाहे तो खुद भी सर्च करके देखेंगे, काफ़ी सारे आर्टिकल देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको लेटेस्ट आर्टिकल दिखाने वाला हूँ जो 5 घंटे पहले का, इससे पहले एक दिन 19 घंटे पहले का आर्टिकल है। ये मैं आपको लेटेस्ट दिखा रहा हूँ, मनी कंट्रोल वेबसाइट का। अशोका बिल्डकॉन को मिला 569 करोड़ रुपए का रेलवे प्रोजेक्ट का काम, मंगलवार को शेयरों में दिख सकता है असर। तो ये आर्टिकल है लेटेस्ट जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप देखिएगा। अशोका बिल्डकॉन को मिला 569 करोड़ का रेलवे प्रोजेक्ट का काम, मंगलवार को शेयर बाजार में दिख सकता है एक्शन। तो क्या है, ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। यहाँ पर फिलहाल के लिए समझिएगा, अशोका बिल्डकॉन मध्य रेल की 568.86 करोड़ रुपए की गेज परिवर्तन योजना के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी है। इस रकम में जीएसटी शामिल नहीं है। परियोजना के दायरे में पचौरा और जामनेर के बीच 53.3 किलोमीटर के हिस्से में मिट्टी का काम, बड़े और छोटे पुल, आरयूबी, पीवे का काम और अन्य सिविल कार्य शामिल हैं। ठीक है, इस पे ऐड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो यह है इस निर्माण, इसमें पचौरा रोड सड़क और ओवरब्रिज शामिल नहीं है। इस योजना को जो है 30 महीने के अंदर पूरा करना है, मतलब 2.5 साल के अंदर कंप्लीट करना है। ये निर्माण इंजीनियरिंग फर्म के लिए 1 महीने से भी कम समय में मिला दूसरा ऑर्डर है। इससे पहले एक और ऑर्डर मिला था जो कि 311.92 करोड़ रुपए का था, इसी को मिला था ट्रेंड की सबस्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन परियोजना के लिए, जो कि महाराष्ट्र राज्य विद्युत ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड यानी कि MCE TCL से मिला था इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले आप समझो, ये जो 569 करोड़ का ऑर्डर मिला है, ये कम बोली लगाने वाली कंपनी। भाई, गवर्नमेंट जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करती है, मान लो गवर्नमेंट को कोई काम कराना है, जैसे रेलवे में कोई काम कराना है यहाँ पर, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज़ को ऑफर देगी कि आप ये बताओ सबसे कम पैसे में हमारा काम कौन करेगा। भाई, बहुत सारी कंपनीज बोली लगाएंगी। फॉर एग्जांपल मान लो एक ने 100 करोड़ की बोली लगाई, एक ने 99 करोड़ की बोली लगाई, एक ने 95 करोड़ की, एक ने कहा कि नहीं हम 90 करोड़ में कर देंगे। तो गवर्नमेंट सबसे कम पैसा जिस पे जाएगा उसको करेगी, यानी कि जिसका काम 90 करोड़ वाले को सिलेक्ट कर लेगी, भाई ये सबसे कम बोली में काम कर रहा है, तो 90 करोड़ का उनको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे कम बोली लगाने वाली जो कंपनी थी वो अशोका बिल्डकॉन थी, जिन्होंने 569 करोड़ रुपये की बोली लगाई, तो इनको ये काम मिल गया। यहाँ पर ये है सिंपल सी चीज़। इसके अलावा और भी यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है क्या क्या स्टॉक मेरा, क्या क्या नहीं। मैं आपको इस स्टॉक के बारे में कुछ पॉइंट ज़रूर शेयर करूँगा। देखो क्यों शेयर कर रहा हूँ ये समझना आप। अगर आप इस स्टॉक में जाना चाहते हैं तो एक बात सेट कर लेना माइंड में, स्मॉल कैप की कंपनी है और स्मॉल कैप का मतलब होता है बहुत ज़्यादा रिस्क। अगर आप नहीं ले सकते हैं हाई रिस्क,
तो आपको फिर इस तरह के स्टॉक्स में नहीं जाना है। इवन स्मॉल कैप, इवन मिड कैप भी काफ़ी रिस्की होता है, फिर आपको लार्ज कैप में जाना है अगर आपको कम रिस्क लेना है। बट याद रखना, जितना कम रिस्क होगा उतना रिटर्न भी कम होगा। यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है तो आपको यहाँ पर रिटर्न मिलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। लार्ज कैप में आपको रिस्क कम रहेगा तो वहाँ पर आपको रिटर्न मिलने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा कम रहेंगे। तो पहले आप ये डिसाइड कीजिएगा, जहाँ पर रिस्क है वहाँ पर रिटर्न ज़्यादा है तो आप ले सकते हो रिस्क या नहीं। रिटर्न हाई चाहिए तो देखो रिस्क लेना ही लेना पड़ेगा, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट बताने की बात कर रहा था ना, तो सबसे पहले आप देखिएगा इसके कुछ की पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, कुछ ज़्यादा नहीं। सबसे पहले मैंने इसके कुछ की पॉइंट्स देखे थे यहाँ पर, ये ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूँगा, बस कुछ पॉइंट। सबसे पहले देखिएगा इसके क्लाइंट NHAI, नेशनल हाईवे है ना, तो इसके बारे में तो आप जानते होंगे। जितने भी इंडिया में हाईवे या फिर जो एक्सप्रेसवे वो कौन करता है, बनाता है, वो बनाता है NHAI। वो इसका क्लाइंट है अशोका बिल्डकॉइन का। क्यों क्लाइंट है इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, ज़रा पहले थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा। द कंपनी इज इंटीग्रेटेड EPC बोट एंड HAM प्लेयर, इट इज़ इंगेज सेगमेंट दैट आर हाईवेज एंड ब्रिज, इसीलिए NHAI इसका क्लाइंट है। पावर EPC, रेलवे वर्क्स, रेलवे में जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, बहुत सारे काम होते हैं रेलवे में भाई। आप देखो जब एक लाइन बिछाई जाती है तो उसमें बहुत सारी ज़मीन के सर्वे होते हैं, क्योंकि आप खुद देखो ज़मीन का सर्वे होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि रेल के सिर्फ एक डब्बे में ही कितना वेट होता है और पूरी रेल उस लाइन पे या उस एरिया से गुजरेगी तो ज़मीन का सर्वे कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो रेलवे में कंस्ट्रक्शन वर्क आते हैं, उसमें पहले ज़मीन का सर्वे, फिर कंस्ट्रक्शन का काम, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का काम, फिर बहुत सारे जो टेक्नीशियन के काम होते हैं, तो वो सब कंपनी ये काम करती है। इसके अलावा बिल्डिंग्स आप लोग जानती हैं, बहुत बड़े बड़े नए अब तो फिलहाल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो छोटे छोटे सिटीज़ में भी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो काम भी ये कंपनी करती है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कुल मिला के अगर हम सीधे सीधे तौर पे बात करें तो ये सिविल से जुड़ी हुई कंपनी, जो कंस्ट्रक्शन, सिविल कंस्ट्रक्शन होता है उससे जुड़ी, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया NHAI इसका कस्टमर है। अब देखो KSHIP, मुझे नहीं मालूम ये क्या है, किसी को पता है तो कमेंट करना। FAHI ये भी इसका कस्टमर है, इसका भी नहीं पता है मुझे। MORTH या TNRDC ये भी मुझे नहीं पता है। PWD का तो डेफिनेटली आपको पता होगा, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, ये भी कंस्ट्रक्शन से जुड़े जो भी काम होते हैं पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंडर में आते हैं, जो गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं काम वो। इसके अलावा RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड, इसका क्लाइंट है। रेल विकास निगम लिमिटेड बहुत बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी नहीं है। ये सब कौन है, ये इसके कस्टमर्स हैं। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे कहने पे आपको इस स्टॉक में जाना है या नहीं जाना है, मैं आपको ये चीज़ें इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप समझें इस चीज़ को कि इस कंपनी में क्यों ग्रोथ के चांसेस बन सकते हैं। ऑर्डर बुक वैल्यू यहाँ पर आप देखेंगे 13,167 करोड़ की ऑर्डर बुक वैल्यू, जबकि कम मार्केट कैप कितना है 5,235 करोड़ का, जिसमें कहाँ से ऑर्डर बुक वैल्यूज़ की 43% ऑर्डर बुक वैल्यू है रोड EPC HAM, बिल्डिंग EPC में 6%, रेलवे से 10%, पावर T&D से 42% के समथिंग का है। द कंपनी एक्सपेक्टेड टू 6,000 to 8,000 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2025, यानी कि 2025 में, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में 6,000 से 8,000 करोड़ के समथिंग्स के ऑर्डर मिलने की उम्मीद, ऐसा एक्सपेक्ट कर रही है कंपनी। आप देखो ये 2000 फाइनेंशियल ईयर 25 की बात हो रही है, अभी 2026 भी आएगा, 27 भी आएगा, 28 भी आएगा, और इस तरीके से इनकी ऑर्डर बुक वैल्यू कहाँ तक बढ़ने वाली है। ऑर्डर बुक वैल्यू बढ़ने से फ़ायदा क्या होगा भाई, सीधी बात है, यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा। भाई ये जो रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर ये तो बैलेंस शीट है, मैं आपको रेवेन्यू दिखाता हूँ, ये जो 10,394 करोड़ है, ये रेवेन्यू बढ़ेगा जैसे जैसे इसको ऑर्डर्स आएंगे। रेवेन्यू बढ़ेगा तो सीधा सीधा क्या होगा, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी को सीधा सीधा फ़ायदा मिलेगा, ग्रोथ होगी, और कंपनी की ग्रोथ का मतलब शेयर होल्डर्स की ग्रोथ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कंपनी पैसा कमा रही है ना, ये देखो यहाँ पर नेट प्रॉफिट, ठीक है। लास्ट टाइम लॉस हुआ था इसमें, यहाँ पर 3, 4, 5 फाइनेंशियल ईयर में लॉस रहा है इसको 2015 से 19 तक, लेकिन 2020 के बाद से कंटिन्यू प्रॉफिट मेकिंग और प्रॉफिट को इंक्रीज कर रही है। अगर कंपनी खुद कमा रही है तो डेफिनेटली हाई चांसेस है कि वो आपको भी कमा कर देगी, और यहाँ पर कंपनी कमा रही है। देखो मैं डिटेल वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बट कॉमेंट करना ज़रूर, कुछ चीज़ें आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ। अब आप खुद डिसीजन लेना टेक्निकल चार्ट पर चलकर कि आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता है। अब ज़रा एक बार थोड़ा सा यहाँ पर मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर मैं आपको ये और दिखाता हूँ एक्सपर्ट्स का ओपिनियन क्या है। नाम पढ़ सकते हैं आप यहाँ पर, अशोका बिल्डकॉइन लिमिटेड। एक्सपर्ट्स का ओपिनियन पर आप आएंगे तो 7 एनालिस्ट में से 57% बाय,
43% होल्ड, 0% सेल। अगले 1 साल के हिसाब से साथ के साथ एनालिस्ट का मानना है या तो बाय करो या होल्ड करो, स्टॉक ऊपर जाएगा। ये एनालिस्ट का, मनी कंट्रोल की वेबसाइट का डेटा है, आप चाहे तो खुद भी जाकर चेक कर सकते हैं। वहीं पब्लिक का ओपिनियन देखेंगे तो 100% बाइंग देखने को मिल रहा है। टेक्निकल क्या कहता है वैसे तो मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, वैसे अपने सपोर्ट लेवल पर ये स्टॉक यहाँ पर काफ़ी टाइम तक रेंज में रहा है। अभी से नहीं, मैं अगर आपको एग्जैक्ट डेट भी दिखा दूँ यहाँ पर, तो जनवरी 2024 से लेकर भाई ये मई 2024 तक रहा। उसके बाद स्टॉक ऊपर गया और फिर वापस इसी लेवल पर कब आया, मार्च 2025 में। और अब ये स्टॉक जो है 190 रुपये के आसपास है। वैसे तो देखो, अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए जाओगे तो हो सकता है 190 रुपये से स्टॉक गिरकर 165-170 रुपये तक आ जाए शायद से, और हो सकता है ना भी आए। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि यहाँ पर ये स्टॉक एक रेंज चल सकता है शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेड में। तो आपको शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेड के लिए थोड़ा सा आप इसको अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप थोड़ा सा लंबे समय का व्यू रखिएगा, 1 साल 2 साल का, तो आपको ये अपने हाई तक जाता हुआ भी नज़र आ सकता है। मतलब इस लेवल से भी आपको 50-60-70% का रिटर्न आसानी से मिल सकता है आने वाले साल भर के अंदर अंदर। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही बोला एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लेना। अब आपको क्या लगता है इस स्टॉक में एंट्री लेने का सही टाइम है या नहीं, या अभी हमें इस स्टॉक से दूरी बना के रखनी चाहिए? क्या इस स्टॉक में आपका कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है, वो भी कमेंट करना, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और इस तरह की डेली अपडेट शॉर्ट ट्रेड पर मिलती है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।